जब हमने एक वीडियो अपलोड करी अबाउट व्हाई इंडिया विल नेवर बी अ सुपर पावर, तब कई लोगों ने हमारी रीजनिंग से अग्री किया और कहा कि भैया क्या वीडियो बनाई है, देख के मजा ही आ गया। लेकिन वहीं पर ऐसे भी बहुत से लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारी वीडियो एकदम झाटू है और हमें लेफ्ट विंग का टूल किट प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ही घोषित कर दिया। हाँ भाई, 1500 सब्सक्राइबर्स में हम ही तो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम प्रोपेगेंडा सही से फैलाएं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए। खैर, इन चिकनी बुद्धि वालों को कौन बताए कि कोई भी देश 100% परफेक्ट नहीं होता, फिर चाहे वो इंडिया हो या फिर यूएस। और जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे इंडिया किन चीजों में पीछे है, वैसे ही आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया किन चीजों में यूएस से भी बेहतर है। और अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, जाकर उसको जरूर देखो और खुद ही बताओ कि वो प्रोपेगेंडा था या फिर रियलिटी। खैर चलिए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। द पॉइंट नंबर 1 इज गन वायलेंस। इंडिया में गन खरीदना काफी मुश्किल है। अगर इंसान के पास पैसा हो तब भी सारे परमिट्स और लाइसेंसेस लेते लेते उसकी गांड से गन का कीड़ा निकल जाता है और बिना पौवे के एक गन खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। इसीलिए इंडिया में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास गन्स होती हैं, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में कोई भी कहीं भी और कभी भी एक गन खरीद सकता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस सिटीजन्स को अलाउ करता है द राइट टू कीप एंड बेयर आर्म्स। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड अमेंडमेंट जो हुआ था 15 दिसंबर 1791 को, उसने सभी यूएस सिटीजन्स को यह अलाउ किया कि वो अपने पास गन्स रख सकते थे। और अब इस बात को ऑलमोस्ट 250 साल हो चुके हैं, लेकिन अब ना यूएस सिटीजन्स गन छोड़ना चाहते हैं और ना ही गन मैन्युफैक्चरर्स। यूएस सिटीजन्स कहते हैं कि अगर उनके पास गन्स नहीं होंगी तो फिर वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, और वो बेल कर गन्स खरीदते हैं। वही गन मैन्युफैक्चरर्स को गन्स बेच कर बहुत प्रॉफिट होता है, इसीलिए यूएस में गन्स का धंधा बहुत अच्छे से चलता है। जहां 2008 में गन्स का टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट सिर्फ $19.1 बिलियन था, वो 2021 आते आते $70.52 बिलियन हो गया, 269% इंक्रीज। अरे जब इतना पैसा गन्स बेचकर मिल रहा हो तो कौन ही होगा जो घर आती हुई लक्ष्मी को नो एंट्री का बोर्ड दिखाएगा। 2017 के एक सर्वे से पता चला कि यूएस में 40 करोड़ गन्स हैं, लेकिन यूएस की आबादी सिर्फ 33 करोड़ है। मतलब यूएस में लोगों से ज्यादा तो गन्स हैं, और जब इतनी सारी गन्स एक देश में होती हैं तो फिर क्या होता है? यही होता है कि जब दो लोगों में बहस होती है तो बात बात पर गोली चल जाती है और लोग या तो इंजर्ड होते हैं या फिर फर्टिलाइजर बन जाते हैं। लेकिन यूएस में हालत इससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर सिर्फ शूटिंग्स नहीं बल्कि मास शूटिंग्स होती हैं। मतलब जब एक आदमी गन लेकर अंधाधुंध फायरिंग करे और उसके 4 से ज्यादा किल्स हो जाएं। यूएस में मास शूटिंग्स बहुत कॉमन है और आए दिन वहां पर कभी ना कभी मास शूटिंग्स होती ही हैं। इस मैप पर आपको जितने भी रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये सब नोटेबल मास शूटिंग्स हैं जो यूएस में हुई थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, क्योंकि यूएस में ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर आप ये कह सकते हो कि आप कंप्लीटली सेफ हो। अब ऐसा भी नहीं है कि बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में मास शूटिंग्स नहीं होती, लेकिन यूएस में जितनी मास शूटिंग्स होती हैं उतनी तो बाकी कंट्रीज में कंबाइन करके भी नहीं होती। और अगर हम सिर्फ लास्ट के 6 सालों का डेटा ले लें तो फिर इन टोटल वहां पर 3000 से ज्यादा मास शूटिंग्स हुई हैं, जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग मरे हैं और 12000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ऑन एन एवरेज वहां पर हर साल 500 मास शूटिंग्स तो होती ही हैं, मतलब पर डे एक मास शूटिंग तो कंफर्म है। और अगर 2024 की बात करें तो फिर 31 मार्च तक ही 125 मास शूटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें 208 लोग मरे हैं और 418 लोग इंजर्ड हुए हैं। और अभी तो 2024 खत्म होने में ऑलमोस्ट 9 महीने बाकी हैं। तो जरा सोचो कि साल के एंड तक क्या होगा। वैसे ये मास शूटिंग्स होती कहाँ हैं? पहले पूछो कि कहाँ नहीं होती, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह तो होती हैं, जैसे कि स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, पार्किंग लॉट्स, पेट्रोल पंप्स, हॉस्पिटल्स, सुपरमार्केट्स, स्ट्रिप क्लब्स, रोड पर, किसी के घर में। और जो लोग मास शूटिंग्स करते हैं ये कोई आईसिस के ट्रेन टेररिस्ट नहीं होते, ये तो बस यूएस के नॉर्मल सिटीजन्स हैं जो गुस्से में, नशे में या फिर किसी मेंटल इलनेस की वजह से मासूम लोगों को मारते हैं। और कुछ की तो एज बस 18 या 19 ही होती है। पर ऐसा भी नहीं है कि मास शूटिंग्स करने से इन्हें कुछ फायदा होता है, क्योंकि जो भी मास शूटिंग्स करता है या तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, या तो उसको पुलिस मार देती है, या फिर उसको उम्र कैद हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी यूएस में गन रिलेटेड वायलेंस अपनी चरम सीमा पर है, और इतनी डेडली मास शूटिंग्स के बाद भी यूएस की गवर्नमेंट अब तक कोई ढंग का लेजिस्लेशन नहीं ला पाई है इन मास शूटिंग्स को रोकने के लिए। जबकि दूसरे कंट्रीज में जब भी कोई मास शूटिंग्स होती है तो विद इन सम मंथ्स वहां पर ऐसे लॉज पास कर दिए जाते हैं जिससे गन खरीदना और बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है और गन रिलेटेड डेथ्स एंड इंजरीज तुरंत कम हो जाती हैं। लेकिन यूएस में ऐसे रेगुलेशंस पास नहीं हो पाते, क्योंकि गन मैन्युफैक्चरर्स गवर्नमेंट को लॉबी करते रहते हैं ताकि गन्स बिकती रहें और उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता रहे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी लालच की वजह से मासूम लोग मर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली कुछ लोग भी ऐसे हैं जो गन्स को बैन नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी एक मास शूटिंग होती है तो वो डर जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अगर उनके पास भी गन्स होंगी तो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर पाएंगे। इसीलिए यूएस में गन्स अभी भी मजे से बिकती हैं और आगे भी बिकती रहेंगी, जिससे आए दिन मासूम लोग मरते रहेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मास शूटिंग्स जैसी चीजें बहुत रेयर हैं और हम सिर्फ यहाँ आराम से रह सकते हैं बिना इस बात से डरे कि कहीं कोई आपकी गांड में गोली न मार दे। द पॉइंट नंबर 2 इज एटीट्यूड टुवर्ड्स पुअर।
इंडिया में अगर आप किसी गरीब इंसान को खाना खिलाओ तो वो बहुत पुण्य का काम माना जाता है और लोग आपको एक अच्छा इंसान मानेंगे और यही कहेंगे कि कितना अच्छा आदमी है जो गरीबों को खाना खिला रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा यूएस में नहीं होता। यूएस इतना कैपिटलिस्टिक कंट्री है कि उन्होंने गरीबों को इंसान मानना ही छोड़ दिया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यूएस में आपने किसी गरीब को खाना खिलाया तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। यकीन नहीं होता? वेल, हमें भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर अक्टूबर 2022 में यूएस पुलिस ने एक 78 ईयर ओल्ड वुमन को अरेस्ट किया क्योंकि वो गरीबों को खाना खिला रही थी। यही नहीं, उनको ये भी कहा गया कि उनको कोर्ट आना होगा और इसके लिए उनको $750 का फाइन और 4 महीने की जेल भी हो सकती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यूएस के कई एरियाज में ऐसे कुछ रूल्स हैं कि आप चैरिटेबल पर्पसेस के लिए किसी को खाना नहीं खिला सकते जब तक आपके पास अथॉरिटीज से रिटर्न अप्रूवल ना हो। ये कितने शर्म की बात है कि पुलिस क्रिमिनल्स के बजाय 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को अरेस्ट कर रही है जो बस कुछ लोगों की हेल्प कर रही थी। एंड आई एम वेरी प्राउड कि इंडिया में खाना खिलाने के लिए कोई अरेस्ट नहीं होता बल्कि लोग दुआएं ही देते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज अनअफोर्डेबल हेल्थ केयर। यूएस में अच्छी हेल्थ केयर तो गरीब के लिए एक सपना ही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दवाइयाँ बाकी कंट्रीज में सस्ती मिलती हैं एग्जैक्टली वही मेडिसिन यूएस में 10 से 20 गुना ज्यादा महंगी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसुलिन इंडिया में बहुत ज्यादा 500 रुपए की मिलती होगी वही यूएस में ऑलमोस्ट $100 यानी 8,300 की मिलती है। वही इंसुलिन दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में 3 से $15 की मिलती है। और ये हाल सिर्फ इंसुलिन का नहीं है, बाकी सारी दवाइयों का भी है। तो अगर बाकी की कंट्रीज अपने सिटीजन्स को एक ठीक ठाक रेट पर मेडिकेशन दे पा रहे हैं तो यूएस क्यों नहीं? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी गन मैन्युफैक्चरर्स की तरह गवर्नमेंट को लॉबी करती हैं जिससे वो दवाइयों के दाम अपने मन मुताबिक रखती हैं और यूएस के आम लोगों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, फिर चाहे वो मरी क्यों ना रहे हों। और ऐसा भी नहीं है कि दवा की केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क है। एग्जैक्टली वही दवा होती है जो बाहरी कंट्रीज में मिलती है, लेकिन फिर भी यूएस सिटीजन्स को जिंदा रहने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ऑल्दो इंडिया में दवाइयाँ कोई गगनचुंबी दामों पर नहीं मिलती, लेकिन अगर आपको और भी सस्ते दाम पर उतनी ही असरदार दवाई चाहिए तो आप जनधन औषधि केंद्र जा सकते हो जहां पर जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं जिनका असर तो उतना ही होता है लेकिन प्राइस काफी कम होता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले अप्रैल 2013 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए नोवार्टिस कंपनी की कैंसर ड्रग को पेटेंट देने से मना कर दिया क्योंकि अगर नोवार्टिस को पेटेंट मिल जाता तो सिर्फ वो ही उस ड्रग को बना पाते और जेनरिक ड्रग मार्केट में ना मिल पाता। नोवार्टिस जिस ड्रग का पेटेंट मांग रही थी वो दवाई आपको हर महीने लगभग 3,32,000 का चूना लगाती, लेकिन उसका जेनरिक वर्जन आपको सिर्फ 5,000 महीने के आसपास पड़ता, मतलब लगभग 50 गुना कम। तो इस मामले में इंडिया यूएस से बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको दवाई खरीदने के लिए अपनी किडनी नहीं बेचनी पड़ती। पॉइंट नंबर 4 इज अनअफोर्डेबल हाउसिंग। अगर आप यूएस में रहते हो या फिर यूएस में रहने का सोच रहे हो तो फिर एक बात जान लो कि वहाँ पर हाउसिंग एकदम अनअफोर्डेबल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएस में REIT है। REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं। बहुत सारे लोगों से हर महीने $100 लेकर मंथली SIP की जाती है और जो पैसे कलेक्ट होते हैं उसको वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इन REITs का सिर्फ एक मकसद होता है, अपने इन्वेस्टर्स को मोटा रिटर्न कमा कर देना। और मोटा रिटर्न कमाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली इन कंपनीज के पास इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा होता है और फिर उस पैसे से ये लोग बहुत सारे घर खरीद लेते हैं। और बहुत सारे घर से मेरा मतलब 100 या 200 घर नहीं है। ये कंपनीज 50,000 से 1 लाख घर खरीद लेती हैं। और जब एक कंपनी एक साथ इतने सारे घर खरीद लेती है तो मार्केट में घरों की बहुत कमी हो जाती है। और मार्केट में सिर्फ एक कंपनी तो है नहीं, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर अप्रॉक्स 200 कंपनीज लिस्टेड हैं जो REITs में डील करती हैं। तो खुद ही सोचो कि यूएस में अफोर्डेबल घरों की कितनी कमी है। और अगर आपको घर रेंट पर भी लेना हो तो भी वो बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि जब वो ज्यादा रेंट वसूलेंगे तभी तो वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे पाएंगे। और अब हालत ऐसी है कि यूएस में बहुत से नौकरी धंधे वाले लोग भी होमलेस हैं। इन्हें वर्किंग होमलेस कहते हैं, जो फुल टाइम जॉब्स तो करते हैं लेकिन फिर भी ये होमलेस हैं और अपनी कार्स में ही सोते हैं क्योंकि ये रेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिनके रेंट ये अफोर्ड कर सकते हैं वो अपार्टमेंट्स इतने छोटे हैं कि वहाँ हार्डली कोई अच्छे से रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हैरी पॉटर रहता था सीढ़ियों के नीचे, कुछ हद तक वैसे ही अपार्टमेंट्स यूएस में $1,000 से $2,000 के मिलते हैं और एक बड़ी मेजोरिटी के लिए ये अभी भी अनअफोर्डेबल हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में हालत बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हाउसिंग को इंडिविजुअल्स ओन करते हैं ना कि कंपनीज। ऑल्दो कई रियल एस्टेट कंपनीज इंडिया में ऑपरेट जरूर करती हैं, लेकिन यहाँ पर REITs जैसे चोट बहुत कम है। और ये हमें तब पता चलता है जब हम इंडिया को यूएस से कंपेयर करते हैं, क्योंकि जहाँ यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर 200 REITs वाली कंपनीज लिस्टेड हैं, इंडिया में ये नंबर सिर्फ 3 है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के मामले में इंडिया यूएस से बेटर है। Now the fifth point is restriction to abortion. यूएस में इस टाइम मानो एक जंग सी चल रही है क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि यूएस में अबॉर्शन की फैसिलिटी अवेलेबल हो। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस।
मतलब अगर बॉडी उनकी है तो चॉइस भी उन्हीं की होगी। एंड ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, यूएस में अबॉर्शन अभी भी इलीगल है और अगर किसी महिला की जान भी जा रही हो किसी भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तो भी वो एक अबॉर्शन नहीं करा सकती। लेकिन चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। अप अंटिल 1973 यूएस में अबॉर्शन काफी रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन फिर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए अबॉर्शन को फुल्ली लीगल कर दिया और इस डिसीजन से बहुत लोग खुश हुए। लेकिन फिर 2022 में यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक और हिस्टोरिक जजमेंट देते हुए कहा कि अब अबॉर्शन को यूएस के स्टेट से डिसाइड कर सकते हैं कि वो उसको लीगल रखते हैं या फिर नहीं। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो फिर यूएस के बहुत से स्टेट्स में अबॉर्शन तुरंत इलीगल हो गया और बस कुछ ही स्टेट्स में वो फुली लीगल था। लेकिन इसका मतलब था कि अगर किसी को अबॉर्शन करवाना था तो उसको एक दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना होगा और ट्रैवल में उसका अलग से टाइम, एफर्ट और पैसा लगेगा। और ये भी जरूरी नहीं था कि उसको दूसरे स्टेट में टाइम पर अपॉइंटमेंट मिले भी। जैसे ही ये वर्डिक्ट आया वैसे ही खूब सारे प्रोटेस्ट हुए, जहां कुछ लोग अबॉर्शन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पर कुछ लोग अबॉर्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इस वर्डिक्ट को काफी क्रिटिसाइज किया। यही नहीं, यूनाइटेड नेशंस और डब्ल्यूएचओ ने भी इस वर्डिक्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया और कहा कि इस डिसीजन से पूरे 50 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन यूएस में अबॉर्शन बैन हुआ क्यों? अगर कोई अबॉर्शन करा रहा है तो उससे किसी और को क्या फर्क पड़ता है? यूएस में बहुत से लोगों को अबॉर्शन से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर कोई अबॉर्शन करा रहा है तो एक बच्चे की जिंदगी ले रहा है और इसीलिए उसको अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? क्योंकि जो भी लोग ऐसा बोलते हैं उन्हीं लोगों के सामने न जाने कितने ही बच्चे हर रोज मरते हैं, लेकिन इन लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूएस में आज भी बहुत गरीबी है और न जाने कितने ही बच्चे वहां पर होमलेस हैं, न जाने कितने ही बच्चों के पास खाना नहीं है और न जाने कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं। लेकिन अबॉर्शन के अगेंस्ट जाने वाले इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, बस बकचोदी ही करते हैं। अगर इनको बच्चों से इतना ही प्यार होता तो जो करोड़ों बच्चे ऑलरेडी इस दुनिया में हैं, ये इन बच्चों के लिए कुछ तो करते, लेकिन नहीं, इन्हें तो परवाह है उन बच्चों की जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। और क्योंकि यूएस में अबॉर्शन इलीगल है तो इसकी वजह से बहुत सी औरतों की जिंदगी आज वहां पर खतरे में है, क्योंकि बहुत सी प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जहां पर बच्चा अगर पैदा हुआ भी तो भी वो बच नहीं पाएगा और साथ में माँ की भी जान जा सकती है। लेकिन ऐसे एक्सट्रीम केसेस में भी अबॉर्शन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में एक मेजर जजमेंट देते हुए कहा था दैट ऑल वुमेन वेदर मैरिड और नॉट आर एंटाइटल्ड टू अ सेफ एंड लीगल अबॉर्शन प्रोसेस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि जहां यूएस में करोड़ों महिलाओं की जान खतरे में है, वहीं इंडिया में कोई भी महिला एक सेफ और लीगल अबॉर्शन करवा सकती है और इस मामले में इंडिया यूएस से लाइट ईयर्स अहेड है। अब इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि इंडिया को अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। लेकिन जहां पर क्रेडिट ड्यू है वहां पर हम इंडिया को पूरा क्रेडिट देंगे और फख्र के साथ कहेंगे कि कुछ मामलों में हम इन गोरे लोगों से बहुत आगे हैं। पेटीएम पर 100 रुपए प्राप्त हुए।